नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। एक क्लर्क चिल्लाता है, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। और दूसरा क्लर्क उसे समझाता है, दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। क्या हम उनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जान भी कुर्बान नहीं कर सकते? ये लाइनें सुनने में किसी मजाक जैसी लगती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये कृष्ण चंद्र की एक बहुत मशहूर कहानी जामुन का पेड़ से है। और ये कहानी हंसी मजाक के पर्दे के पीछे एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जो आज भी हमें अपने आसपास देखने को मिल जाती है। बिल्कुल। और आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर खुद कृष्ण चंद्र की ये कहानी है और साथ ही उनके जीवन और लेखन से जुड़ी कुछ जानकारी भी। और हमारी कोशिश ये समझने की है कि क्या किसी सिस्टम में काम करने वाले लोग उसे संवेदनहीन बना देते हैं, या फिर सिस्टम ही इतना बेतुका होता है कि वो अच्छे भले लोगों को भी वैसा ही बना देता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इस सवाल को समझने के लिए हमें उस लेखक को भी थोड़ा समझना होगा जिसने ये कहानी लिखी। कृष्णचंद्र। हाँ, कृष्णचंद्र। उनका नाम उर्दू साहित्य में प्रेमचंद के बाद बहुत बहुत इज्जत से लिया जाता है और वो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े थे जो उस दौर का एक बड़ा आंदोलन था। हाँ, प्रगतिशील लेखक संघ। इसका मतलब यह था कि वो ऐसे लेखक थे जो मानते थे कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समाज की सच्चाई दिखानी चाहिए, खासकर आम आदमी के संघर्ष को। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जामुन का पेड़ में जो दबा हुआ आदमी है वो उसी आम आदमी का प्रतीक है? बिल्कुल। यही प्रगतिशील सोच की बुनियाद थी, सत्ता और व्यवस्था पर सवाल उठाना और उस आम इंसान की बात करना जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो कृष्णचंद्र ने 1914 में जन्म लिया और उस दौर में लिखना शुरू किया जब देश बदल रहा था। हाँ, और उन्होंने कई लेखकों से अलग लिखने को ही अपना पेशा बनाया। ये दिखाता है कि वो समाज को लेकर कितने गंभीर थे। उनकी कहानियों में ये सवाल हमेशा रहता था कि ये जो व्यवस्था है ये किसके लिए काम कर रही है। और ये सवाल इस कहानी की शुरुआत से ही सामने आ जाता है। कहानी का जो सीन है वो बड़ा सीधा सा है। बहुत सीधा। रात में तूफान आया और सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगा एक जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह जब माली आकर देखता है तो पता चलता है कि उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है। और यहीं से कहानी का असली रंग दिखना शुरू होता है। कैसे? माली मदद के लिए भागता है, चपरासी आता है, फिर क्लर्क, फिर सुपरिटेंडेंट। देखते देखते वहां भीड़ लग जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी को उस दबे हुए आदमी की फिक्र नहीं है। हाँ, उनकी बातें सुनकर तो लगता है जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी यादें उस पेड़ के नीचे दबी हुई हैं। सही बात है। कोई कहता है बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, तो कोई याद कर रहा है कि अरे इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। वो उस आदमी की चीख नहीं सुन रहे, उन्हें बस अपने जामुने याद आ रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है ना कि एक जिंदा इंसान से ज्यादा अहमियत एक बेजान पेड़ और उसके फल को दी जा रही है। ये अजीब है, लेकिन यही कहानी का पहला और सबसे बड़ा व्यंग्य है। बिल्कुल। कृष्णचंद्र यहीं पर नींव रख देते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां संवेदनाएं और प्राथमिकताएं पूरी तरह से बिगड़ चुकी हैं। जब तक माली चीख कर ये नहीं कहता कि अरे इसके नीचे तो आदमी दबा है, तब तक सुपरिंटेंडेंट का ध्यान भी नहीं जाता। और जब ध्यान जाता भी है तो वो मदद करने के बजाय सोच में पड़ जाता है। और यहीं से वो चीज शुरू होती है जिसे हम सरकारी काम कहते हैं। हाँ, माली और कुछ लोग कहते हैं कि चलो हम सब मिलकर अभी पेड़ हटा देते हैं, लेकिन सुपरिंटेंडेंट उन्हें रोक देता है। कहता है ठहरो, मैं वो अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। और फिर शुरू होता है विभागों का एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फाइल घूमती रहती है और आदमी वहीं दबा रहता है। इसे ही लाल फीताशाही या रेड टेप कहते हैं। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो समस्या को सुलझाने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बचने के लिए बनाई गई है। हाँ, तो फाइल अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी और फिर मंत्री तक जाती है। ऊपर से नीचे आने में आधा दिन गुजर जाता है, लेकिन नतीजा सिफर। और दोपहर बाद जब फाइल वापस आती है तो एक नया मोड़ आता है। क्या? सुपरिंटेंडेंट बताता है कि हम लोग तो व्यापार विभाग के हैं और ये पेड़ ये कृषि विभाग का मामला है। मतलब अब तक जो देरी हुई वो कम थी, अब जिम्मेदारी को ही एक दूसरे पर फेंका जाएगा। बिल्कुल। और ये विभागों की लड़ाई बहुत मजेदार तरीके से दिखाई गई है। कृषि विभाग कहता है कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है तो जिम्मेदारी उनकी है।
और व्यापार विभाग को इस पर गुस्सा आ जाता है। इस खींचतान के बाद एक नया विभाग खोजा जाता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि पेड़ फलदार था। ये तो हद ही है। मतलब समस्या को इतने हिस्सों में बांट दो कि कोई एक जिम्मेदार बचे ही ना। लेकिन मुझे लगता है कि कहानी का जो सबसे तीखा व्यंग है वो तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जवाब में है। एक तरफ हम पेड़ लगाओ अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे ही देश में पेड़ काटने का सुझाव दिया जा रहा है। वो भी एक फलदार पेड़। हमारा विभाग इसकी इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। यहाँ आकर लगता है कि नियम और योजनाएं इंसान की जान से बड़ी हो गई हैं। एक सरकारी स्कीम एक जिंदा आदमी को बचाने के रास्ते में खड़ी है। क्या ये सिर्फ एक मजाक है या कृष्णचंद्र उस दौर की किसी असलियत पे निशाना साध रहे थे? ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये एक बहुत गहरी टिप्पणी है। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम अपने ही बनाए नियमों में इतना खो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि ये नियम बनाए किसके लिए गए थे। सही बात है। यहाँ पेड़ लगाओ अभियान एक प्रतीक बन जाता है, एक ऐसा अच्छा इरादा जो बिना सोचे समझे लागू करने पर किसी की मौत का कारण बन सकता है। व्यवस्था अपनी पीठ थपथपाना चाहती है, किसी की जान बचाना नहीं। तो अब तक मामला विभागों की लड़ाई में फंसा था, लेकिन जब पता चलता है कि वो आदमी एक कवि है, हाँ, तो कहानी एक बिल्कुल ही अलग और शायद और भी ज्यादा बेतुका मोड़ ले लेती है। हाँ, और ये मोड़ व्यवस्था के एक और पहलू को दिखाता है। जब रात में माली दबे हुए आदमी को खाना खिला रहा होता है तो वो गालिब का एक शेर पढ़ता है। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। बिल्कुल। और माली को पता चलता है कि वो एक शायर है। और अगले दिन तक ये खबर पूरे सेक्रेटेरिएट में फैल जाती है। अब लोगों की भीड़ उसे एक दबे हुए आदमी की तरह नहीं बल्कि एक कवि की तरह देखने आती है। वहां का माहौल ही बदल जाता है, जैसे कोई कवि सम्मेलन चल रहा हो। अचानक से उस आदमी की एक पहचान बन गई है। और जैसे ही उसे कवि का लेबल मिलता है, फाइल का रास्ता भी बदल जाता है। अच्छा, अब मामला कल्चरल डिपार्टमेंट पहुंच जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। सिस्टम अब भी उसे बचा नहीं सकता, लेकिन अब वो उसे पहचान सकता है, उसका इंटरव्यू ले सकता है, उसे एक श्रेणी में डाल सकता है। और साहित्य अकेडमी का सेक्रेटरी उससे मिलने आता है। वो उससे उसका उपनाम पूछता है, उसकी किताब के बारे में बात करता है। हाँ, और जब उसे पता चलता है कि ये वही मशहूर कवि ओस है, तो उसे इस बात का अफसोस होता है कि इतना बड़ा कवि हमारी अकेडमी का सदस्य क्यों नहीं है। इस पर कवि कहता है, मुझे पहले इस पेड़ के नीचे से निकालिए। लेकिन सेक्रेटरी का जवाब वही है, ये हम नहीं कर सकते। ये सिर्फ सांस्कृतिक संस्थानों की बात नहीं है, ये प्रतीकात्मक कार्यवाही पर एक कटाक्ष है। मतलब सिंबॉलिक एक्शन। हाँ, आज भी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी समस्याओं पर अवार्ड्स दिए जाते हैं, हैशटैग चलाए जाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलती। कृष्णचंद्र उस दौर में ही इस दिखावे को पकड़ रहे थे। वो उसे अकेडमी का सदस्य बना सकते हैं, उसके मरने के बाद उसकी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, लेकिन उसे पेड़ के नीचे से निकाल नहीं सकते। क्योंकि वो काम आरी कुलाड़ी का है, कलम दवात का नहीं। जिम्मेदारी फिर से किसी और विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर डाल दी जाती है। यहाँ तक कि एक मनचला क्लर्क सुझाव देता है कि अगर पेड़ नहीं काट सकते तो आदमी को ही काट के निकाल लो। क्या? हाँ, और इस पर भी बाकायदा विचार होता है। फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट भेजी जाती है। एक सर्जन आकर जांच करता है और कहता है कि ऑपरेशन तो हो जाएगा पर आदमी मर जाएगा। मतलब सिस्टम हर बेतुके रास्ते पे चलेगा, लेकिन सीधे और सही रास्ते पर नहीं। बिल्कुल। मुझे ये हिस्सा हमेशा सबसे ज्यादा अविश्वसनीय लगता है। एक स्थानीय घटना को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है। क्या लेखक यहाँ सिर्फ अतिशयोक्ति या एग्जैजरेशन का इस्तेमाल कर रहे थे? एग्जैजरेशन तो है, व्यंग्य में ऐसा होता ही है, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई भी है। वो आजादी के बाद का दौर था जब भारत दुनिया में अपनी जगह बना रहा था। तो दूसरे देशों से संबंध बहुत अहमियत रखते थे। हाँ, कहानी में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेड़ काटने पहुंचता है तो विदेश विभाग से हुक्म आता है कि पेड़ नहीं काटा जाएगा। और वजह ये कि उस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अगर पेड़ कटा तो दोनों देशों के संबंध बिगड़ जाएंगे। यहीं पर व्यंग अपने शिखर पर पहुंचता है। बिल्कुल। एक क्लर्क की मानवीय चिंता कि एक आदमी की जान का सवाल है को दूसरा क्लर्क भू राजनीति के तर्क से कुचल देता है। वो कहता है कि पिटोनिया सरकार हमें कितनी मदद करती है, क्या हम उनकी दोस्ती के लिए एक आदमी की जान कुर्बान नहीं कर सकते? एक इंसान की जिंदगी अब दो देशों के बीच के व्यापार और सहायता के तराजू में तोली जा रही है। एक पेड़ को हटाने का फैसला जो कुछ लोग मिनटों में कर सकते थे, वो अब देश के प्रधानमंत्री के स्तर तक पहुंच गया।
ये दिखाता है कि व्यवस्था समस्या को सुलझाने से बचने के लिए कितनी भी दूर के बहाने ढूंढ सकती है। और फिर आता है कहानी का वो अंत जो हंसाते हंसाते अचानक आपको चुप करा देता है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौटते हैं, सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर लेते हैं और पेड़ काटने का हुक्म दे देते हैं। शाम को सुपरिटेंडेंट खुशी से फाइल लहराता हुआ दबे हुए आदमी के पास पहुंचता है। वो चिल्लाता है, सुनते हो, प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने का हुक्म दे दिया है, कल तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, सुनते हो? और फिर वो आखिरी लाइन, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। ये लाइन इस कहानी का सार है। सुपरिटेंडेंट के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है। उसकी दुनिया में एक फाइल का मंजिल तक पहुंचना ही जीत है। उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि इस प्रक्रिया में एक इंसान की जान दांव पर लगी थी। हाँ, लेकिन जब वो कवि को हिलाता है तो उसका हाथ ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां बेजान थीं और चींटियों की एक लाइन उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। व्यवस्था ने आखिरकार काम किया, लेकिन इतनी देर से कि उसका कोई मतलब नहीं रह गया। नौकरशाही की जीत हुई पर इंसानियत हार गई। एक खोखली और दुखद जीत। तो जामुन का पेड़ सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि कैसे अच्छे इरादों से बनाए गए नियम और प्रक्रियाएं जब इंसानियत से बड़ी हो जाती तो वो कितनी खतरनाक और हास्यास्पद बन सकती हैं। और ये आज भी उतना ही सच है। आज भी हम ऐसी कई कहानियां सुनते हैं जहां एक जरूरी दस्तावेज या एक दस्तखत की वजह से किसी की जान चली जाती है या किसी को हक नहीं मिल पाता। कहानी भले ही पुरानी हो, लेकिन इसके पीछे की मानसिकता आज भी जिंदा है। बिल्कुल। हमने शुरू में एक सवाल उठाया था कि क्या लोग सिस्टम को संवेदनहीन बनाते हैं या सिस्टम लोगों को। कहानी में माली और एक पुलिस कांस्टेबल जैसे कुछ किरदार हैं जो दबे हुए आदमी से सहानुभूति रखते हैं। हाँ, माली उसे चोरी छुपे खाना खिलाता है। तो क्या ये इस बात का इशारा है कि समस्या कुछ लोगों में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के ढांचे में ही है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। माली और कांस्टेबल जो उस व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर हैं, उनमें इंसानियत बची हुई है। जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर जाते हैं, क्लर्क से सुपरिंटेंडेंट, सेक्रेटरी और मंत्री तक, इंसानियत कम और नियम कायदे ज्यादा हावी होने लगते हैं। शायद कृष्णचंद्र ये कह रहे हैं कि सत्ता और प्रक्रिया का नशा इंसान को अपनी असलियत से दूर कर देता है। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि वो भीड़ जो तमाशा देख रही थी वो भी तो उसी समाज का हिस्सा थी। उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? तो शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। तो हम ये सवाल अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जब कोई व्यवस्था प्रक्रिया को इंसान से ऊपर रखने लगती है तो क्या गलती सिर्फ उस व्यवस्था की है या उन लोगों की भी जो चुपचाप उसे वैसा बने रहने देते हैं? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।